फर्स्ट थॉट क्या स्ट्राइक की अपने दिमाग में? लगा था कि जो चीज़ें चल रही हैं हम सेफ़ रह पाएंगे किसी तरीके से? इससे पहले तक तो हमें कहा गया था कि कुछ नहीं होगा, सब सेफ़ है, पेपर्स पे सब सॉल्व हो जाएगा, कोई वॉर सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन पर दिन हम देखते गए तो सिचुएशन ख़राब होती गई। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि फ़्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल हो चुकी हैं और फिर कि इंडिया वापस कैसे जाएं, कि यहाँ तो अगर बाई चांस हालात और बिगड़ते हैं तो हम तो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि जो लोग इस वक्त बंकर में रह रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, या जहाँ जहाँ पे कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ रह रहे हैं, दे आर सेफ़? आई थिंक नो, बिकॉज़ वहाँ पर एक सिर्फ शेल्टर है, उनके सर पे सिर्फ छत है, लेकिन वहाँ पर ठंड भी है और वहाँ पर खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट नहीं है। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी को देख नहीं रहे कि कौन गर्ल्स है, कौन बॉयज़ है, कौन स्टूडेंट है, कौन मतलब पब्लिक है, सिटीज़न है यूक्रेन के। वो सब के साथ एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं और सबको मतलब हार्शली ट्रीट कर रहे हैं। बस यही दुआ करते हैं कि भगवान से कि जैसे मेरे बच्चा सेफ़ आ गया वहाँ से, ऐसे सबके बच्चे सेफ़ आए वहाँ से। तो अभी बच्चे बिल्कुल वहीं पे फंसे हुए हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं और अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से इवैक्यूएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट ट्राई करे तो देखो क्या बनता है कि कब तक निकल पाएंगे वहाँ से, लेकिन मूवमेंट तो कोई हो ही नहीं रही, प्राइवेट भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही व्हीकल्स की। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो, मैं हाँ अनुजा शर्मा। लगातार जिस वक्त रशिया ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं ओडेसा शहर ਜਿਹੜਾ ब्लैक सी ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ में है, वहाँ पे रह रहा था मैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं 5 ईयर से वहाँ पर हूँ और मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहा हूँ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? पहले तो सब कुछ नॉर्मल था 23rd तक। 24th को जो सुबह सुबह हमने जब सुना 5 AM के आसपास सुबह सुबह, तो न्यूज़ आई एकदम से कि जो बॉम्ब फटने की आई। और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बच्चों ने बताया कि बाहर से साउंड्स आ रही हैं, फायरिंग की भी साउंड्स आ रही हैं। तो मतलब पहले तो एकदम से घर वालों से फ़ोन आया कि न्यूज़ पे हमने ये सब देखा है कि क्या ये सब सच है। तो हमने जब बाहर देखा विंडो से तो हमें दिखा कि धुआं भी दिखा थोड़ा बहुत, और बॉम्ब की भी आवाज़ आ रही थी। फिर घबराए हुए थे बच्चे। मतलब तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मतलब फर्स्ट थॉट क्या स्ट्राइक की? क्योंकि कभी हम सोच नहीं सकते, हमने देखा होगा, कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन हमने कभी अपने आप विटनेस नहीं की थी। फर्स्ट थॉट क्या स्ट्राइक की अपने दिमाग में? लगा था कि जो चीज़ें चल रही हैं हम सेफ़ रह पाएंगे किसी तरीके से? फ़र्स्ट थॉट ये थी कि एक तो एयरपोर्ट्स देखना था कि खुले हैं नहीं, क्योंकि हमने 10 तारीख की टिकट करा रखी थी इंडिया की। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि फ़्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल हो चुकी हैं और फिर कि इंडिया वापस कैसे जाएं, कि यहाँ तो अगर बाई चांस हालात और बिगड़ते हैं तो हम तो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। सिचुएशंस कैसी रहेंगी, कैसी नहीं रहेंगी, क्या क्या फ़ेस करना पड़ेगा, वो सब माइंड में आ रहा था उस टाइम पे। उस वक्त जब आपने वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन से या अपने कॉलेज वालों से भी बात की होगी, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको कहा कि आप जाओ या आप वहाँ पे रुको? क्या कह रहे थे वो लोग वहाँ पे? उससे पहले तक तो हमें कहा गया था कि कुछ नहीं होगा, सब सेफ़ है, पेपर्स पे सब सॉल्व हो जाएगा, कोई वॉर सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन पर दिन हम देखते गए तो सिचुएशन ख़राब होती गई। तो एम्बेसी वाले भी कह रहे हैं कि अभी आप सेफ़ हो, वहाँ पर हो, जहाँ पर हो वहाँ पर रहो। जो बंकर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, अगर कुछ भी सिचुएशन ख़राब होती है तो बंकर्स में जाओ और वहाँ पर रहना जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं आती तब तक। तो आपको लगता है कि जो लोग इस वक्त बंकर में रह रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं, या जहाँ जहाँ पे कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ रह रहे हैं, दे आर सेफ़? आई थिंक नो, बिकॉज़ वहाँ पर एक सिर्फ शेल्टर है, उनके सर पे सिर्फ छत है, लेकिन वहाँ पर ठंड भी है और वहाँ पर खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट नहीं है। अगर है भी तो कितने दिन तक चलेगा वो, कितने दिन तक नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके वो सब इवैक्यूएट हों, घर वापस आएँ, तब सबको शांति मिलेगी।
मैं ना आपकी जर्नी ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आप कौन से बॉर्डर से आए या उस बॉर्डर तक का आपको किसी ने बताया, खुद उसके लिए स्ट्रगल किया या रिसर्च की कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जब हमने चेक करा तो हमारे पास में 70 किलोमीटर्स जो हमारी ओडेसा सिटी से कंट्री है मोल्डोवा, तो हमने देखा कि वो हमसे सबसे क्लोजेस्ट है और सबसे सेफ़ेस्ट है। लेकिन जो एम्बेसी से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास मोल्दोवा के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप वहाँ से क्रॉस कर पाएंगे, आपको अलाउड होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंडियन पासपोर्ट है और इस पे मतलब वीज़ा तो ऑन अराइवल बहुत कम कंट्रीज़ के लिए है। तो फिर हमने उनसे पूछा तो वो कहते कि सर अभी आप वहाँ सेफ़ हो, वहाँ पर रहो, हम ऑफिशियल्स से बात कर रहे हैं, जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे। तो 2 दिन तक हम उन्हीं की वेट करते रहे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मोल्दोवा के लिए, कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। तो फिर हमने सोचा कि रिस्क ले लेते हैं, 70 किलोमीटर्स की बात है, अगर नहीं भी मिला हमें एंट्री तो हम वापस आ जाएंगे 70 किलोमीटर्स। तो फिर लेकिन हम जैसे ही गए तो फिर वहाँ पे क्यू लगी हुई थी, तो वो यूक्रेनियंस को एंट्री दे रहे थे। तो फिर हम जब जैसी हमारी बारी आई तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया और उन्होंने हमें पूछा कि आपको हम वीज़ा तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको असाइलम असाइन कर देते हैं। तो असाइलम में उन्होंने कहा कि आपको 3 डेज़ का टाइम है, या तो आप कंट्री लीव कर जाना या फिर वापस से डॉक्यूमेंटेशन के लिए दोबारा आ जाना, तो हम आपको असाइलम रिन्यू कर देंगे। अच्छा, मतलब असाइलम दे सकते हैं आपको, आपको वहाँ से आगे भेज नहीं सकते थे वो, या फिर आप किस तरीके से आप बता रहे थे कि आप रोमेनिया के बॉर्डर के थ्रू आए हैं। रोमेनिया के कौन से बॉर्डर के थ्रू आए हैं? और वो मालदीव जहाँ से आप वहाँ मोल्दोवा, वहाँ से वो रोमेनिया का बॉर्डर कितनी दूर था, उस वहाँ तक कैसे पहुँचे आप फिर? जो रोमानिया का बॉर्डर है वो मोल्दोवा से 200 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। तो फिर 200 किलोमीटर्स ओवर द नाइट ट्रैवल करना भी सेफ़ नहीं था, क्योंकि मेरे साथ 2 गर्ल्स भी थी, एक मेरी कज़न थी और एक मेरी फ्रेंड थी। तो फिर हमने सोचा कि ओवर मतलब नाइट के लिए हम मोल्दोवा में ही स्टे करेंगे, क्योंकि वहाँ सेफ़ भी था और वहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने हमारे लिए टैक्सीज़ अरेंज करी फ्री ऑफ कॉस्ट और उन्होंने हमारा एकोमोडेशन वगैरह सब अरेंज करा। हमने होटल बुक कर रखा था, लेकिन एट द टाइम होटल वालों ने कैंसिल कर दिया था कि यहाँ पर अभी हालात सही नहीं है, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, तो होटल्स तो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो जो वो लोग थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने हमारी हेल्प करी, उन्होंने हमें अपने वहाँ ही स्टे दिया और फूड वगैरह का भी अरेंजमेंट करा। और जो हमारी आगे का रोमानिया का जो सफ़र था वो भी उन्होंने हेल्प करी सब। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਗਰਲਸ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? मैम एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है आजकल कि बॉर्डर पे गर्ल्स को मारा भी जा रहा है और फायरिंग भी हो रही है, वो है रोमानिया यूक्रेन का बॉर्डर। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी को देख नहीं रहे कि कौन गर्ल्स है कौन बॉयज़ है, कौन स्टूडेंट है कौन मतलब पब्लिक है, सिटीज़न है यूक्रेन के, वो सब के साथ एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं और सबको मतलब हार्शली ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर जो है बहुत ख़राब सिचुएशंस हैं और वहाँ तक मतलब गवर्नमेंट को तो कुछ कर भी नहीं पाएगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मतलब ऐसा इनसाइड द बॉर्डर्स हैं, तो फिर वहाँ पर आर्मी के ही अंडर है जो भी है सब कुछ। तो फिर अब पढ़ाई का किस तरीके से होगा आपकी, क्योंकि पढ़ाई अगर आपने 5 साल की कंप्लीट कर रही है, रहती सिर्फ 1 साल की होगी, वो पढ़ाई का किस तरीके से कंप्लीट होगा? अब पढ़ाई अभी तो ऑनलाइन चल रही है, इंटरनेट का भी वहाँ कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में भी इतना कुछ अच्छा से मतलब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं जैसे सिचुएशन सही होएंगी तो वापस जाने की सोचेंगे। वापस जाने की सोचोगे, मतलब अगर सिचुएशन सही होती है? हाँ जी, वापस तो जाने हैं, डिग्री तो मतलब मेन ही है, तो उसी के लिए कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ? बस यही दुआ करते हैं कि भगवान से कि जैसे मेरे बच्चा सेफ़ आ गया वहाँ से, ऐसे सबके बच्चे सेफ़ आए वहाँ से। बस ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। भेजना तो पड़ेगा मैडम इनकी। ਹਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? मैम आप यहाँ की फ़ीस देखो एक बार उठा के, क्या हर कोई से अफोर्ड कर पाएगा? 1 करोड़ यहाँ अप्रॉक्स फ़ीस बैठती है प्राइवेट कॉलेजेस की। मेडिकल में इतनी सीट्स नहीं है जितना कंपटीशन है, तो फिर बच्चों को और कोई ऑप्शन नहीं रहता, जिनको अपने ड्रीम्स ही पूरे करने हैं तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है फिर। और यहाँ देख रहा हूँ मैं कि लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, कि 90% आके हैं और फेल हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके फैक्ट्स हैं नहीं, सब कुछ वो बोली बातें हैं उनकी, ये सब चल रहा है।
वहाँ पे आपने फ़ीस की बात की है कि यहाँ पे डोनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर पड़ता है? वहाँ मेरा अप्रॉक्स 7 लाख पर एनम आ जाता है खर्चा। फीस वगैरह, एकोमोडेशन वगैरह, फूड वगैरह सब उसी में हो जाता है हमारा। ओके, मतलब यहाँ से बहुत कम है वो रेट। लेकिन हर्ष, आपकी आज भी लोगों से वहाँ पे बात होती होगी, आपके दोस्त वहाँ पे अभी भी हैं, क्योंकि अगर 2000 बच्चे वापस आ गए हैं, 15,000 और बच्चे वहीं पर हैं अभी, उनसे बात होती है, क्या कहते हैं वो कि अभी क्या हालात हैं वहाँ पे? मैम एक तो फ़्लाइट्स जो हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं हो पा रही हैं। दिन की 2 फ़्लाइट्स 3 फ़्लाइट्स कर नहीं पा रहे बच्चे, क्योंकि 18,000 जो फिगर्स आ रही है निकल के, 18,000 स्टूडेंट्स हैं और 2 फ़्लाइट में मतलब 400 स्टूडेंट्स पर डे। तो लेकिन अभी बच्चे वहाँ शेल्टर में रह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, कब नहीं हमें लेके जाएंगे, तो उसी का वेट कर रहे हैं। और मतलब प्रॉपर अपनी प्राइवेट फ़्लाइट्स करा नहीं सकते, क्योंकि हम असाइलम में रह रहे हैं, तो हमें इवैक्यूएशन वाली जो फ़्लाइट्स हैं उसी के थ्रू आना पड़ रहा है। ओके, मतलब इसमें उन्होंने एक सिस्टम किया कि प्राइवेट फ़्लाइट्स वैसे हो सकती हैं, अवेलेबल हैं इस वक्त वहाँ पे प्राइवेट फ़्लाइट्स? हमने चेक भी करा था इंटरनेट पे, तब दिखा भी रहा था कि हैं। तो हमने ऑफिशियल से पूछा वहाँ पे, तो वो मना करे कि नहीं आप ये नहीं करा पाएंगे, आपको जाना इसी के थ्रू पड़ेगा, मतलब जो हमारी फ़्लाइट्स हैं। आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जितना काम कर रही है, या अगर 2000 बच्चे वापस आए हैं, तो दैट इज़ इनफ, अच्छे तरीके से हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काम? मैम जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ वो तो सब सही था, लेकिन जो बाकी के जो बच्चे हैं अगर वो भी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी घर आ पाएंगे तो उनके पेरेंट्स उतना ही अच्छा फील करेंगे। अभी तो सब मतलब सबको टेंशन है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। वो तो है कि वहाँ सब अच्छे से हो रहा है, अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी जब तक घर पे नहीं आएंगे तब तक तो उनके मन में रहेगा कि वहाँ पे अभी भी ब्लास्ट हो रहे हैं और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। उसके बारे में आपको कोई जानकारी दी किसी ने, या आपके कोई नून उसके पास थे उस एरिया के? मैम खार्किव और कीव की बात चल रही, तो फिर वहाँ पर तो अभी बच्चे बिल्कुल वहीं पे फंसे हुए हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं और अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से इवैक्यूएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट ट्राई करे तो देखो क्या बनता है कि कब तक निकल पाएंगे वहाँ से, लेकिन मूवमेंट तो कोई हो ही नहीं रही, प्राइवेट भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही व्हीकल्स की। खार्किव में इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्क है, और कीव में भी, जो उसकी राजधानी है यूक्रेन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो उनमें से किसी के साथ आपका कोई कांटेक्ट या किसी के साथ कोई कनेक्शन है? मैम मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे को सुनने में आया था कि यहाँ पास में एक गांव है, वहाँ के 2 बच्चे हैं, वो खार्किव में फंसे हुए हैं अभी भी, और वहीं पर शेल्टर्स में वो रह रहे हैं। एक चीज़ और, बहुत एक वीडियो वायरल हुई थी, जो पोलैंड की तरफ से जो बच्चे जा रहे थे उनको वहाँ पे भी टॉर्चर किया जा रहा है। लड़कियों को पहले मारा गया, फिर उन्हें अपनी तरफ ले लिया गया, लेकिन फिर जो लड़के थे उन्हें और टॉर्चर किया गया। ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये आपके दोस्तों ने या किसी ने आपको बताया, कि आपको और कुछ बताया हो किसी और ने? हाँ मैम, एयरपोर्ट पे हमें मिले थे बहुत सारे बच्चे, जिनसे हमने बात करी कि आप कहाँ से आए हो, तो कहते हैं हम रोमानिया बॉर्डर से आए हैं। तो कहते कि आप तो बहुत सही हो कि आप लोग मोल्दोवा से आ चुके हो, वहाँ सब सेफ़ था। कहते लेकिन जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से बच्चों को मतलब डंडे भी पड़ रहे हैं, बच्चों को मार भी रहे हैं, और रात रात तक बच्चों को बाहर ओपन में सोना पड़ रहा है, खाना भी मतलब अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रहा बॉर्डर्स के इस साइड, यूक्रेन साइड। तो फिर अभी वहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बच्चों के लिए बहुत। उसके अलावा जो आपने अपने आँखों से देखे हैं, जो दृश्य देखे हैं, दे आर वेरी क्रूअल कह सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा दर्दनाक थे। उन सब को किस तरीके से बयान करते हो कि जो चीज़ें आप देख के आए हो वहाँ पे, क्या वो दृश्य दिमाग से कभी निकलेंगे? मैम वो तो लाइफ टाइम हमें याद रहने वाले हैं, कभी भूलने वाले तो है ही नहीं हम। और हमने तो फिर भी मतलब स्ट्रगल कम करा है, हमने तो सिर्फ ट्रैवल में जो स्ट्रगल किया वो किया है, लेकिन बच्चों ने जहाँ वहाँ वेट करा है ना बॉर्डर्स के अक्रॉस, सिर्फ वही बता पाएंगे कि हमने किस सिचुएशन में करा है। हम सिर्फ देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने फील करा है वही खुद बता पाएंगे। हर्ष, व्हाट इज़ दैट वन थिंग, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ मैं वापस जावां ਉੱਥੇ? मैम मेरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी 1 साल है वो कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं कंप्लीट होएगा तो मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं पिछले 5 साल की। तो मतलब मेरी डिग्री इनकम्प्लीट है, तो मेरे को तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं कि जब तक डिग्री नहीं मिलेगी मेरी। ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ कि जाना पसंद करोगे? अगर मतलब सेम स्टडीज़ यहाँ पर मिल पा रही हैं तो हम यहीं पर कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ सिर्फ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में तो कुछ मतलब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, मतलब नॉलेज नहीं गेन हो पाएगी, तो प्रेफर करें कि ऑफलाइन स्टडीज़ हों। बिल्कुल।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।